प्रिय शिष्यों, साहित्य विमर्श चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं प्रकृति के सुकुमार एवं कोमल भावनाओं के कविवर सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित नौका विहार, जो कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में रखा गया है, उसकी मैं व्याख्या करूँगा। प्रिय शिष्यों, नौका विहार में कविवर पंत जी ने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हुए शीतल शुभ्र चांदनी रात्रि में गंगा नदी की अनुपम, अलौकिक और अद्भुत शोभा का वर्णन किया है। उन्होंने गंगा नदी को मानवीय भाव, आकार प्रकार, वेशभूषा, साज सज्जा, चेष्टा व्यापार आदि से सुसज्जित कर एक तापस बाला या तपस्विनी बाला के रूप में बड़ी ही सजीवता और सचेतनता के साथ अंकित किया है। गंगा के तट के सौंदर्य का वर्णन, शुभ्र चांद और तारावली के गंग जल में प्रतिबिंबित होने का वर्णन, तारों से युक्त आकाश का गंगा के साड़ी के रूप में आभासित होने का वर्णन आदि बातें पंत जी को एक श्रेष्ठ कवि के रूप में प्रतिष्ठित करती हैं। एक एक पद की अब हम व्याख्या करेंगे। आप लोग स्क्रीन पर ध्यान दें। पहला जो पद है वो है नौका विहार का पहला पद। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल, शैकत सैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है शांत श्रांत क्लांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल, शशिमुख से दीपित मृदु करतल, लहरें उर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर शिहर शिहर, लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर, साड़ी की सुकुड़न सी जिस पर शश की रेशमी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। अब आप व्याख्या देखें इसकी। शांत, स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल। स्निग्ध का मतलब होता है तरल और उज्ज्वल का मतलब सफ़ेद, ज्योत्सना का मतलब चांदनी। शांत स्निग्ध, शांत शीतल, ज्योत्सना का मतलब चांदनी और उज्ज्वल का मतलब सफ़ेद, सफ़ेद चांदनी। शांत स्निग्ध यानी शांत शीतल उज्ज्वल चांदनी या सफ़ेद चांदनी, अपलक अनंत नीरव भूतल। अपलक का मतलब बिना पलक झपकाए या एक टक। अनंत मतलब आकाश, जिसका अंत न हो वह आकाश है। तो अनंत का मतलब यहाँ आकाश। नीरव का मतलब निःशब्द या शांत। शांत भूतल, भूतल मतलब पृथ्वी। शांत पृथ्वी पर अपलक अनंत आकाश, अपलक यानी एक टक, बिना पलक झपकाए एक टक देख रहा है या टकटकी लगाए पृथ्वी को देख रहा है। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल। चारों ओर शांत तरल एवं उज्ज्वल चांदनी छिटकी हुई है और आकाश जो अनंत है, आकाश अपलक बिना पलक झपकाए या एक टक बांधे पृथ्वी को देख रहा है, नीरव भूतल को देख रहा है। पृथ्वी अत्यधिक शांत एवं निःशब्द है, नीरव है या शब्द रहित है। ऐसे इस मनोरम एवं शांत वातावरण में सैकत सैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। यहाँ पर कवि ने गंगा की कल्पना एक नायिका के रूप में की है और यहाँ पर है तनवंगी गंगा। तनवंगी गंगा का मतलब कृशिकाय गंगा या क्षीण गंगा या दुबली पतली गंगा। गंगा को एक बाला के रूप में, एक नायिका के रूप में प्रस्तुत करते हुए कवि कहते हैं कि कृशिकाय गंगा लेटी हैं श्रांत क्लांत निश्चल, और किस पर? सैकत सैया। सैकत सैया, सैकत का मतलब होता है रेत या बालू, और सैया का मतलब जिस पर लेटा जाता है।
बालू से युक्त सैया पर, दुग्ध धवल दूध के समान सफ़ेद उज्ज्वल, तनवंगी गंगा, कृशकाय गंगा या क्षीण गंगा या दुबली पतली गंगा ग्रीष्म ऋतु में लेटी हैं श्रांत। श्रांत का मतलब थकी हुई और क्लांत का मतलब शिथिल या पसीने से भरी हुई। श्रांत थकी हुई, पसीने से भरी हुई और निश्चल मतलब जो वेगहीन है, जिसमें वेग बहुत कम है। तो ऐसी गंगा जो कृशकाय हैं, गंगा के रूप में नायिका जो कृशकाय हैं और श्रांत हैं, थकी हुई हैं, शिथिल हैं और पसीने से युक्त हैं, ऐसी गंगा शैकत सैया, रेत या बालू से युक्त सैया पर जो बिल्कुल उज्ज्वल धवल दूध के समान धवल हैं, लेटी हुई हैं। क्षीण धार वाली गंगा बालू के बीच बीच में मंद मंद बहती ऐसी प्रतीत हो रही हैं, मानो कोई छरहरे दुबले पतले शरीर वाली सुंदर युवती दूध जैसी सफ़ेद, दुग्ध धवल दूध जैसी सफ़ेद शया पर गर्मी से व्याकुल होकर थकी हुई, मुरझाई हुई या शिथिल होकर के लेटी हुई हैं। तापस बाला गंगा निर्मल, शशि मुख से दीपित मृदु करतल, लहरें उर पर कोमल कुंतल। तापस बाला, अब यहाँ पर कवि और पंत जी ने गंगा की तुलना एक तपस्विनी बाला के रूप में की है। तापस बाला का मतलब ऐसी बाला जो तपस्या में लीन हो, यानी तपस्विनी बाला। तपस्विनी बाला गंगा जो निर्मल हैं, वो शशि मुख से दीपित मृदु करतल, उनका मुख वो चंद्रमा के समान, जो चंद्रमुख के समान चंद्रमा की रोशनी गंगा जी पर पड़ रही हैं और वो प्रतिबिंब चंद्रमा का बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जो तपस्विनी बाला गंगा हैं, अपने शश मुख के समान दीपित मुख को अपने ही मृदु करतल से, अपने ही हथेली से हथेली पर रख करके लेटी हुई हों और लहरें उर पर कोमल कुंतल, और उनके ऊपर से, उनके हृदय से के ऊपर जो लहरें निकल रही हैं, वो बिल्कुल ऐसे प्रतीत हो रही हैं जैसे कोमल कुंतल। कुंतल का मतलब बाल। ऐसे लग रहा है कि जैसे जो गंगा जी की लहरें हैं वो उनके कोमल कुंतल हैं, यानी कोमल बाल हैं। फिर से इसका अर्थ देखें कि तापस बाला गंगा निर्मल, शशि मुख से दीपित मृदु करतल, लहरें उर पर कोमल कुंतल। गंगा के जल में चंद्रमा का बिंब झलक रहा है, प्रतिबिंबित हो रहा है, और जो गंगा के जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे गंगा रूपी कोई तपस्विनी बाला हो और अपने चंद्रमुख को अपने ही कोमल हथेली पर रख करके, मृदु करतल पर रख करके लेटी हुई हो, और छोटी छोटी लहरें उर पर कोमल कुंतल, छोटी छोटी लहरें उनके वक्ष स्थल पर या उनके हृदय पर ऐसी प्रतीत हो रही हैं कि जैसे कोमल कुंतल हों या लहराते हुए कोमल बाल हों। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर, चंचल चंचल अंचल सा नीलांबर। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर। यहाँ पर देखें कि तारों भरे आकाश की चंचल परछाई, पूरा आकाश तारों से भरा हुआ है और उसकी चंचल परछाई गंगा के जल में पड़ रही है। ऐसी स्थिति में कवि उसकी कल्पना करता है और कहता है कि मानो गंगा रूपी जो तपस्विनी बाला है, उसके गोरे अंगों पर सिहर सिहर, गोरे गोरे अंगों के स्पर्श से बार बार कांपता है और लहराता तार तरल सुंदर, तारों से जड़ा उसका नीला आंचल
लहरा रहा हो। चंचल अंचल सा नीलांबर, जो नीलांबर है वो आंचल सा, ऐसा प्रतीत होता है कि तपस्विनी बाला के गोरे गोरे अंगों पर जो नीलांबर की परछाई पड़ रही है, नीले अंबर की परछाई पड़ रही है, वह गंगा जी का आंचल लहरा रहा हो, इस तरीके से प्रतीत हो रहा है। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा, विभा का मतलब चमक होता है, रेशमी चमक, शशि की रेशमी, शशि का मतलब चंद्रमा, शशि की रेशमी चमक पड़ रही है, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। वर्तुल का मतलब गोलाकार या टेढ़ा, और लहर का मतलब लहर, मृदुल का मतलब कोमल। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी से विभा, शशि की रेशमी विभा से भर। यहाँ पर उस जो आकाश रूपी नीला आंचल है उस पर चंद्रमा की कोमल चांदनी में प्रकाशित छोटी छोटी कोमल टेढ़ी वर्तुल मृदुल लहर, छोटी छोटी कोमल कोमल लहर और टेढ़ी बल खाती लहरें ऐसी प्रतीत होती हैं मानो लेटने के कारण जो गंगा जी हैं, तपस्विनी बाला हैं, उनकी रेशमी साड़ी में सलवटें पड़ गई हों, सिकुड़न पड़ गई हो, बिल्कुल ऐसे प्रतीत हो रही है। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। ऐसे लगता है कि जैसे नीले आंचल पर चंद्रमा की कोमल चांदनी में प्रकाशित छोटी छोटी कोमल टेढ़ी बल खाती लहरें साड़ी की सिकुड़न सी प्रतीत हो रही हों। अब आगे देखें, जो दूसरा छंद है वो है, चांदनी रात का प्रथम पहर हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, लो पालें चढ़ी उठा लंगर। अब अर्थ देखें इसका कि चांदनी रात का प्रथम पहर हम चले नाव लेकर सत्वर। चांदनी रात का प्रथम पहर है और कविवर पंत जी कहते हैं कि इस प्रथम पहर में हम नौका विहार करने के लिए एक छोटी सी नाव ले करके सत्वर, सत्वर का मतलब तेज़ी से, बड़ी तेज़ी के साथ नाव ले करके आगे बढ़ते हैं। सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। सिकता, सिकता का मतलब होता है बालू या रेत, सस्मित का मतलब मुस्कुराती हुई, बालू की मुस्कुराती हुई सीपी पर मोती की ज्योत्सना, चाँद रूपी मोती की जो चमक है, ज्योत्सना का मतलब चमक या चांदनी, मोती चाँद रूपी मोती की जो ज्योत्सना है, जो चांदनी है, वो रही विचरण कर रही है। ऐसा लगता है। जो तट का वर्णन यहाँ पर कविवर पंत जी ने किया है, गंगा के तट के सौंदर्य का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि गंगा का तट ऐसा रम्य लग रहा है, इतना मनोहर लग रहा है कि मानो खुली पड़ी रेतीली सीप पर, सिकता की सस्मित सीपी पर, जो बालू के या बालू या रेत पर मुस्कुराती हुई सीपी पर चाँद रूपी मोती की चमक विचरण कर रही है। और ऐसी परिस्थिति में, ऐसे सुंदर वातावरण में गंगा में खड़ी नावों की पालें, अब यहाँ पालें का मतलब ये होता है कि जो नाव का वेग बढ़ाने हेतु ऊपर लगाई गई जो चादर होती है वो पाल होती है, और लंगर वो होता है जो उसे रोके रखने के लिए लोहे का बना भारी जो कांटा होता है जिससे नाव रोकी जाती है, वो होता है। तो ऐसे रम्य और मनोरम दृश्य में, वातावरण में जो नावें हैं वो अपने पाल चढ़ा लेते हैं और लंगर लेकर के नदी में आगे बढ़ जाते हैं। मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघुतरण हंसनी शी सुंदर,
तिर रही खोल पालों के पर, पालों के पर, पाल रूपी पर या पंख। मृदु मंद मंद मंथर मंतर लघु तरणी, छोटी छोटी नावें, तरण के मतलब नाव, तो छोटी छोटी नावें जो कैसे लग रही हैं, हंसनी सी सुंदर, हंस के समान सुंदर लग रही हैं, वो धीरे धीरे मंद मंद मंथर मंथर धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं और तैर रही हैं खोल पालों के पर, अपने पाल रूपी परों को, अपने पाल रूपी पंखों को खोल करके हंसनी के समान, सुंदर हंसनी के समान छोटी छोटी नावें मंथर मंथर गति से, मंद मंद गति से धीमे धीमे आगे गंगा नदी में तैर रही हैं। निश्चल जल के शुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर। अब निश्चल जल के शुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, रजत पुलिन का मतलब बिल्कुल उज्ज्वल किनारा, जो पुलिन का मतलब किनारा और रजत का मतलब एकदम उज्ज्वल सफ़ेद। अब यहाँ पर तट का वर्णन कविवर पंत जी करते हैं, कहते हैं कि जो तट हैं, जो उज्ज्वल किनारे हैं, वो उनका प्रतिबिंब गंगा जी पर पड़ रहा है और गंगा जी का जल बिल्कुल शुचि दर्पण के समान काम कर रहा है, स्वच्छ दर्पण के समान कार्य कर रहा है। निश्चल जल के शुचि दर्पण पर, गंगा जी के निश्चल जल के पवित्र दर्पण पर रजत पुलिन श्वेत या उज्ज्वल किनारा जो है प्रतिबिंबित हो रहा है, दोहरे ऊंचे लगते क्षण, और जो प्रतिबिंब गंगा जी में पड़ रहा है, गंगा जी की लहरों के कारण कभी कभी वे दोहरे ऊंचे लग रहे हैं या दुगने पैमाने के साथ दिख रहे हैं, दुगने परिमाण के साथ वे किनारे जो है वो दिख रहे हैं। काला काकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत, प्रमन पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। काला काकर का जो राजभवन है, काला काकर का राजभवन का प्रतिबिंब भी गंगा जल में झलक रहा है और झलकने के कारण वह ऐसा लग रहा है मानो यह राजभवन गंगा जल रूपी सैया पर, गंगा जल में सोया निश्चिंत, बिल्कुल निश्चिंत सोया हुआ है उस सैया पर, और उसकी खुली पलकें, यहाँ प्रबन का मतलब होता है शांत, प्रमन पलकों पर, उसकी खुली पलकों पर, शांत पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। वैभव स्वप्न का मतलब अपने वैभवकालीन समय का स्वप्न वो देख रहा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी खुली पलकों एवं शांत मन में वैभव रूपी स्वप्न तैर रहे हों। काला काकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत। अब काला काकर का जो राजभवन है उसका प्रतिबिंब गंगा जल में पड़ रहा है और उस पड़ने के कारण कवि की यह कल्पना है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे काला काकर का राजभवन अपने प्राचीन कालीन वैभव का स्वप्न गहन रूप से देखता हुआ निश्चिंत हो करके सो रहा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब आगे देखें तीसरे पद में, नौका से उठती जल हिलोर हिल पड़ते नभ के ओर छोर, विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर नभ का अंतस्थल। नौका से उठती जल हिलोर, जल हिलोर का मतलब पानी की लहर या जल की लहर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर, आकाश, नभ का मतलब आकाश, आकाश का प्रतिबिंब गंगा जी पर पड़ रहा है और जैसे ही गंगा जी में जल हिलोर उठता है, लहरें उठती हैं, तो ऐसा लगता है कि जो आकाश जिसका प्रतिबिंब गंगा जी पर पड़ रहा है, तो लहरें उठने के कारण पूरा का पूरा आकाश एक छोर से लेकर के दूसरे छोर तक हिल उठ रहा है। नौका से उठती जल हिलोर, जैसे ही नौका के कारण
जल हिलोर उठती है, हिल पड़ते नभ के ओर छोर। ऐसा लगता है कि आकाश का एक छोर से लेकर के दूसरे छोर तक पूरा हिल उठ रहा है या हिल रहा है। विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल। तारक दल तारों का जो समूह है। ज्योतित कर नभ का अंत स्थल। नभ का अंत, नभ के हृदय को ज्योतित कर, प्रकाशित कर। कुछ खोज रहे चल तारक दल, विस्फारित नयनों से निश्चल। इसका अर्थ देखें कि विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, चलते हुए तारक दल। ज्योतित कर नभ का अंत स्थल, जल में पड़ती हुई तारों की जो परछाई हैं उसको देखकर ऐसा आभास होता है कि मानो तारों का दल जल के अंदर भाग में प्रकाश फैला करके, ज्योतित कर करके अपनी आँखें फाड़ फाड़ कर कुछ ढूंढ रहा हो। विस्फारित नयनों से, विस्फारित मतलब आँखें फाड़ फाड़ करके देखना है, बिल्कुल खोल करके, विस्तृत, अपनी आँखें विस्तृत करके, खोल करके, फाड़ फाड़ करके देख रहा हो या कुछ ढूंढ रहा हो, ऐसा प्रतीत होता है। जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल। लघु दीपों को चंचल, तारों का प्रतिबिंब गंगा जी में पड़ रहा है। चंचल की, अंचल की ओट किए अविरल। अविरल का मतलब लगातार और ओट का मतलब आड़। लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें, लहरें फिरती हैं लुक छिप पल पल। गंगा में रह रहकर उठने वाली जो चंचल लहरें हैं वो भी अपने आंचल की आड़ में, यहाँ पर लहरों का वर्णन कवि पंत ने किया है कि जो लहरें हैं ऐसा लगता है कि वो अपने आंचल की आड़ में तारे रूपी छोटे छोटे जो जगमगाते दीपक हैं, लघु दीपक हैं, चंचल लघु दीपक हैं, जगमगा रहे हैं, उनको छिपाकर प्रतिक्षण लुकती छिपती, लुक छिप पल पल लुकती छिपती हुई प्रतीत हो रही हैं। जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप कर। लहरें, ऐसा लग रहा है कि अपने अंचल में, आंचल में छिपा करके लघु दीपों को छिपा ले रही हैं और लुका छिपी का खेल खेल रही हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। सामने सामने शुक्र की छवि झलमल, पैरती परी सी जल में कल, रुपहरे कचों में हो ओझल। सामने शुक्र, शुक्र तारा है, शुक्र तारे की छवि झलमल, शुक्र तारे की जो छवि है, सौंदर्य है, वो झलमल, झलमल का मतलब चमकीला, और पैरती का मतलब तैरती, तैर रही है, कैसी, परी सी। ऐसा लगता है कि जो शुक्र तारे की छवि है जो प्रतिबिंबित हो रही है गंगा जी के जल में, वो चमकीले शुक्र तारे का सौंदर्य ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पैरती परी सी जल में कल, जैसे कोई परी जो है वो तैर रही हो जल में। सुंदर, कल का मतलब सुंदर यहाँ पर है, सुंदर परी जल में तैर रही हो, रुपहरे कचों में हो ओझल, और बीच बीच में लहरों के कारण वो ओझल हो जा रही हो। और ओझल होने का वर्णन कवि इस प्रकार से करता है कि जैसे रुपहरे कचों में हो ओझल। रुपहरे का मतलब होता है श्वेत और कच का मतलब बाल। चूँकि चांदनी रात है और चाँद का प्रकाश गंगा जी पर पड़ रहा है, तो जो गंगा जी की सतह है वो बिल्कुल सफ़ेद या श्वेत रंग का हो गया है। तो कवि यह कल्पना करता है कि जैसे रुपहरे कच हों, कच का मतलब बाल, जैसे सफ़ेद श्वेत बाल हों और उसमें वो ओझल हो जाता हो, शुक्र तारा की छवि ओझल हो जाती हो। अब फिर से इसका अर्थ देखें कि सामने शुक्र की छवि झलमल, पैरती परी सी जल में कल,
रुपहरे कचों में हो ओझल। पास में ही शुक्र तारे की झिलमिलाती परछाई जल में किसी सुंदर परी सी तैरती परी सी जल में कल तैरती हुई दिख रही है। श्वेत चमकती हुई जल तरंगों में उस परछाई के ओझल जो हो जा रहा है उसका दृश्य इतना मनोरम है कि कवि को चांदी से चमकते सुंदर केसों में, बिल्कुल श्वेत चमकते हुए चांदी के समान चमकते हुए केसों में परी के छिप जाने का आभास हो रहा है। लहरों के घूंघट से झुक झुक दसवीं का शशि, दसवीं का चंद्रमा निज तिर्यक मुख, अपने तिर्यक मुख को, अपने टेढ़े मुख को या अपने तिरछे मुख को दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक अपने आप पर मुग्ध हो करके वो दिखला रहा है। लहरों के घूंघट से झुक झुक दसवीं का शशि निज तिर्यक मुख, दसवीं का चंद्रमा। अब यहाँ पर इसका ये देखें कि जल में प्रतिबिंबित जो दसवीं का चांद है उसका तिरछा मुख कभी लहरों की चंचलता में छुप जाता है, छिप जाता है, तो कभी साकार हो उठता है, कभी वो दिखता है और कभी नहीं दिखता है। लहरों के कारण वो कभी छिप जाता है और कभी दिखने लगता है। और जब कवि इसको देखता है तो उसको ऐसी प्रतीत होती है कि मानो अपने ही रूप यौवन से मुग्ध हो करके नायिका, कोई नायिका हो और अपने ही रूप यौवन से मुग्ध हो करके अपने मुख को कभी घूंघट में छिपा लेती है तो कभी उससे बाहर निकल आती है, ऐसा प्रतीत होता। लहरों की घूंघट से झुक झुक दसवीं का शशि निज तिर्यक मुख, दसवीं के शशि का, चंद्रमा का जो तिरछा मुख है उसका प्रतिबिंब गंगा जी में पड़ रहा है और लहरों के कारण कभी दिख रहा है, कभी नहीं दिख रहा है, कभी साकार हो उठ रहा है, कभी छिप जा रहा है। तो कवि को ऐसा एहसास होता है कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई नायिका अपने ही रूप यौवन से मुग्ध हो करके दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक अपने ही रूप यौवन से मुग्ध हो करके कभी अपने ही घूंघट से कभी अपने आप के चेहरे को ढक लेती है और कभी जो है वो खोल लेती है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार से ये जो प्रथम वीडियो है जो जिसमें छंद संख्या 1 से लेकर के 3 तक का व्याख्या प्रस्तुत मैंने की है, समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।